नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप और फॉलोअप के इस लाइव सेशन में मैं रानी सिंह आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। इस इवनिंग बुलेटिन में हम दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं और खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज सूरज ठाकुर हैं। पहले हम झारखंड की कुछ खबरें देखेंगे, उसके बाद हम नेशनल खबरें देखेंगे। आज की जो बड़ी खबर एक कह लीजिए वो ये है कि 10 लाख का इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक जो है उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सूरज, क्या डिटेल्स है महाराज प्रमाणिक के बारे में कि क्या बैकग्राउंड रही थी, क्या हिस्ट्री रही थी, कब नक्सली बन गए वो और किन घटनाओं में यानी किन वारदातों को अब तक अंजाम दे चुके हैं महाराज प्रमाणिक और आज जो सरेंडर कर दिया है उन्होंने। देखिए, महाराज प्रमाणिक की जो सरेंडर है वो झारखंड पुलिस के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से उनकी तलाश थी। कई बड़ी घटनाओं में उनका नाम है। झारखंड के अलग अलग ज़िलों में कई थानों में उनके खिलाफ 120 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया है। जहाँ तक बात बैकग्राउंड की है तो मैं बात करूँगा कि वो सरायकेला क्षेत्र के रहने वाले हैं। जी जी। और वहाँ पर जो है महाराज प्रमाणिक 2009 में पड़ोसी के साथ एक विवाद हुआ था। जी जी। और पड़ोसी के साथ विवाद के बाद उनको जेल जाना पड़ा और जेल में वो कई नक्सली संगठन के जो सदस्य जेल में थे उनके संपर्क में आया और इसके बाद जेल से आने के बाद उसने फाइनली जो है संगठन ज्वाइन कर लिया, सीपीआई माओवादी। सीपीआई माओवादी का जो दस्ता है, अनल दा उर्फ रमेश दा का दस्ता, उसका एक सक्रिय सदस्य था। बड़ी घटनाओं की बात करें जिनकी वजह से वो सुर्खियों में आया और फिर पुलिस ने उसके खिलाफ इनाम की घोषणा की, उसमें 14 जून 2019 का एक मामला है। सरायकेला के कुकरू हाट में पुलिस बल पर पुलिस टीम जो गश्ती के लिए जा रही थी उस पर हमला हुआ था और 5 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गए थे। इसके बाद पिछले साल की बात है, मार्च 2021 में लांजी एक जगह है, वहां पर एक आईडी ब्लास्ट हुआ था और उसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तो इन दो जो बड़े मामले हैं, इसके बाद जो एनआईए है, उनको भी तलाश, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनको भी उनकी तलाश थी और 10 लाख का इनाम था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुर्दांत रहे होंगे। उनके बारे में कई खबरें जो अभी हमारे संवाददाता जो हैं जब सरेंडर के लिए वो गए तो हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं सनी शारद वहाँ गए थे और बातचीत जो हुई उससे ये बात निकलकर सामने आई कि जैसे कि उन्होंने विवाद की बात बताई कि पड़ोसी के साथ उनकी माँ का विवाद था, इसका झगड़ा हुआ, उनको जेल जाना पड़ा। वहाँ वो नक्सली संगठन के जो लोग हैं उनके संपर्क में आए। इसके बाद जो उसने एक बड़ी अहम बात बताई कि जंगल में जब वो नक्सली बतौर जोनल कमांडर काम कर रहा था तो एक बात जो उसके बारे में जो बहुत मशहूर है कि जिस समय वो जेल गए और जिस समय नक्सली संगठन के संपर्क में आए उस समय बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था, मैथ्स के ऑनर्स कर रहा था। इसके अलावा एसबी कॉलेज है सरायकेला में, वहाँ पर वो एनसीसी का कैडेट रहा था। और आप जानते हैं कि एनसीसी का जो 3 स्तर होता है ABC, तो वो बी का जो स्तर है उसको कंप्लीट कर चुका था और उसकी इच्छा थी कि वो पुलिस या सेना में जाए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, इसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बारे में उससे जब पूछा गया कि आप इतने बड़े नक्सली रहे, जोनल कमांडर रहे, आत्मसमर्पण की वजह क्या है, कैसे आपका मन बदला, इस बारे में उसका ये कहना है कि जो नक्सली संगठन है, जिस तरह की विचारधारा की बात कही जाती है, जो सिद्धांत कहा जाता है उनका, जिस तरह से 1967 में नक्सलवाद की शुरुआत हुई, जो विचारधारा रही है कि पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष है या शोषणकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष है, तो उसका ये कहना है कि जो नक्सली संगठन है वो अपने मूल सिद्धांत, मूल विचारधारा से भटक गए हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो लेवी वसूलना है, एक तरह से हम इसे कह लें रंगदारी। उसने ये भी बताया कि प्रति वर्ष उसके संगठन को 4 करोड़ रुपए की जो है लेवी वो मिलती थी और वो रोड निर्माण, पुल निर्माण, भवन निर्माण, स्कूल निर्माण, इन जो निर्माण कार्य हैं यहाँ से वो लेवी वसूलता था। तो निश्चित रूप से इतने बड़े नक्सली का सरेंडर जो है वो झारखंड पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। और जो बाकी नक्सली हैं, जो और भी जो मुख्यधारा से भटक कर संगठन में शामिल हुए हैं और जिसकी वजह से एक अराजकता की स्थिति स्टेट में है, तो बाकी लोग भी जो आना चाहते होंगे उनको ये एक तरह से इनकरेज करेगा सरेंडर करने के लिए। जी, इस वक्त की एक बड़ी खबर पंचायत सचिव से रिलेटेड आ रही है। हमारे साथ मनोज पांडे जुड़ गए हैं और पंचायत सचिव से जुड़ी जो अभी तुरंत ताज़ा अपडेट आ रहा है हम उन्हीं से बात करते हैं।
पांडे जी, क्या अपडेट आया पंचायत सचिव को लेकर? सुबह से चर्चाएं चल रही है कि उसे रद्द कर दिया जाएगा या फिर उस पर अभी कार्मिक विभाग को भेजा गया है, फिर क्या बातें हुई? या आप ये उन बच्चों के साथ आज उनका मैं दर्द देखकर आया। आप इस बात को समझिए, 5 साल जिस नौकरी की प्रतीक्षा में कि आज मिल जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, कल मिल जाएगा, वो लोग आज उनका पूरा आस खत्म हो गया। वो लोग रो दिए बोलते बोलते। वो कह रहे हमारे साथ दगा हो गया, क्योंकि सदन में आलमगीर साहब ने कहा कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका और बरहेट में कहा था कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, 626 टीचर का जब उसी नियम के तहत हो सकता है ज्वाइनिंग इस हेमंत सोरेन की सरकार में, तो आपका भी होगा। उन लोगों के पास आस थी, लेकिन उन्होंने, आपको जानकर हैरत होगी, मैं इतने दिन से कवर कर रहा हूँ, कई एक बच्चों ने कई दिनों से कभी सूप नहीं पिया है। क्यों? क्योंकि अगर वो सूप पिएंगे तो उसका पैसा ज़्यादा लग जाएगा जी। वो लोग जूस नहीं पीते हैं, क्योंकि कहते मेरे पिताजी भी फटा हुआ जूता आगे का पहन रहे हैं, और वो पिताजी उनके इसलिए उस फटे हुए जूते को सिला लेते हैं कि क्योंकि बच्चे के लिए उनको 6,000 रुपये महीना भेजना है रांची में रहने के लिए। रांची में रहने वाले तो अब लाइब्रेरी का खर्च, लॉज का खर्च, खाने का खर्च, और उसके बाद उम्र बढ़ती जा रही है जी। बिल्कुल, अब उम्र नहीं है उनके पास। और उनका जो, इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि अगर एक किसान का बच्चा हो या एक मजदूर का बच्चा हो या एक सब्जी उगाने वाले का बच्चा हो, वो 3 महीने मेहनत करता है, कड़ी मशक्क़त करता है, तब 3,000 की सब्जी बेचता है। फॉर्म भरने में 3,000 से अधिक लग गए हैं अभी तक बच्चों का। तो आज जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार जो राजभाषा है, उसने एक कर्मचारी आयोग को लेटर भेजा था। इस लेटर को इतना पढ़ के अभी तो दर्शकों को समझाना भी बहुत मुश्किल होगा। बस एक लाइन इसमें मैं आपको बता देता हूं, जिसके तहत उनकी आस टूट गई। वो है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 5938 और 5939 को दिनांक 14/7/2016 एवं आदेश 5939 के तहत नियमित प्रावधान किए गए हैं। मतलब इनको निरस्त करते हुए, देखिए 5938 और 5939 को निरस्त करने के अनुरोध माननीय उच्च न्यायालय झारखंड सरकार के द्वारा उक्त मामले में 21/9/2020 को माननीय न्यायालय का आदेश दिया गया था। अब आप इसको समझिए, रघुवर दास ने क्या किया था? जब इनका बहाली निकला था तो 13 और 11 जिला को बांटा गया था। तो 13 जिला में सिर्फ झारखंड के लोग थे, 100% मान लीजिए आरक्षण। 11 जिला में ऑल इंडिया के लोगों ने फाइट किया। 13 जिला का जो मामला आया टीचर वाले में, हाई कोर्ट ने कहा 100% ये रिजर्वेशन पॉलिसी की तरह है, जो गलत है, कानून के सम्मत नहीं है, वो खत्म हो गया। उसके बाद रघुवर दास की एक कमेटी बनी थी उनकी सरकार में, अमर बावरी और ये तमाम लोग थे। अध्ययन किया गया, फिर 24 जिला को रिजर्व कर दिया गया कि यहीं के लोग भर पाएंगे। तो वही है, एक 5938 13-11 और दूसरा जब 24 जिला का किया गया 5939। तो अभी तक कोर्ट ने सिर्फ एक का किया था, आयोग ने लेकिन पंचायत सचिव के लिए, क्योंकि ये ऑल इंडिया पे फाइट करके आए थे, तो वो आयोग ने एक सुझाव बताया था कि इस तरीके से हम लोग अगर इनकी नियुक्ति दे देते हैं तो न्यायालय का आदेश का भी अवहेलना कहीं नहीं होगा। इस बीच ये बच्चे आस में बैठे रहते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट में कहा जाता है कि भाई सरकार का, JSSC का पक्ष रखा जाता है कि हम लोग अच्छा विचार कर रहे हैं, सरकार से निर्णय ले लेंगे। कोर्ट कहता है ठीक है, आप लोग लेके बताइए। 4 सप्ताह का वक्त देती है न्यायालय, 4 सप्ताह में जवाब नहीं आता है, बच्चे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाते हैं। फिर कहा जाता है कि ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी झेलती है सरकार। उस तक पॉजिटिव था। अब 24 तारीख को फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होने वाला था, तब तक ये निर्णय आ गया। तो अब वो लोग हताश हैं। 2017 से 2022 उनके लिए ये एक भीषण परिस्थिति है। और आपको याद होगा कि उन बच्चों ने जो 11 जिला के थे जिसमें ऑल इंडिया फाइट किया था,
11 बच्चा जितना अपेयर हुए थे एग्ज़ाम वगैरह सारा कुछ देने के लिए, उसका एग्ज़ाम का टफनेस से किया 1.5 साल इन लोगों को, क्योंकि उसमें 98% परफेक्शन चाहिए था हिंदी टाइपिंग में। जी जी 25 मिनट पर जो होता है पर मिनट 25 वर्ड को आपको मतलब वो बच्चे नींद से भी उठते थे और टाइपिंग करना शुरू कर देते थे एग्ज़ाम में पास करने के लिए। जद्दोजहद किया, जनरल नॉलेज पढ़ा, सारे कुछ पढ़े, उतना मेहनत के बाद एग्ज़ाम दिया, सारा हो गया कि अब लग रहा है कि अब ज्वाइनिंग होगा, कल होगा। अब जब खारिज हो गया तो उन लोग मतलब यूँ कहे कि व्याकुल हो गए हैं, रो रहे हैं फूट फूट कर। मतलब मोराबादी मैदान में आप गम और आक्रोश एक साथ उनके चेहरे पे देख सकते हैं। ये तय हो गया है कि हाँ, निरस्त कर अब दिया गया इस लेटर से तो ये स्पष्ट है कि अब उनके पास कोई आस नहीं बची है। अब सिर्फ एक ही आस बची है, वो है सरकार का। सरकार जो आदेश निकाल सकती है, सरकार चाहे तो उसको वापस ले सकती है। तो अब वो बच्चे चाह रहे हैं कि ऐसा ही करें हेमंत सोरेन सरकार, और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ छल हो गया, इतना दिन तक क्यों रखा। जब 6 वैकेंसी को आपने खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था, उस समय भी अगर नहीं करने की इच्छा रहती तो आप रद्द कर देते। 5 साल के बाद रद्द करना, फिर इस बार जो आप कह रहे हैं कि JSSC में निकाला गया। आपको मैं एक और घटना बताता हूँ। वो 11 जिले के भी बच्चे जो पास हुए थे, वो लोग भी अपने खतियान के साथ मूल कॉपी आए थे, और उस समय 10 से 11% ही लोग झारखंड के बाहर के थे। अगर आप उस अनुसार से भी देखिए, अगर सरकार चाहे तो उसका भी जांच करा ले। वो लोग सारे कोई खतियान लेकर आए थे, ठीक है। तो वो एक आक्रोश है मन में कि भाई इतना कम, अगर मान लीजिए क्या सोची सरकार, आखिर क्या सोच रही है। अब जो वैकेंसी निकली है JSSC में, उसकी वैकेंसी में भी आप देखिए तो सरकार ने एक नीचे नोट डाला है। नोट क्या है कि राज्य सरकार वर्सेस जो एक केस चल रहा था वो इस पे लागू होगा। मतलब वर्तमान में भी जो वैकेंसियां निकली हैं उसका भी कोई फलाफल नहीं है, ठीक है। हाँ, उसमें नोटिंग में है वो राज्य सरकार वर्सेस किसका है मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे उसमें बाकायदा राज्य सरकार ने लिखा है। तो अगर पुरानी नियोजन नीति का कोई डंस झेला या किसी भी चलते, तो इस नियोजन नीति का भी तो हर्ष वही होना है, बच्चे कह रहे हैं। तो फिर तो छलावा पे छलावा हो रहा है ना। अब उम्र तो बच नहीं जाएगी, कट ऑफ डेट बच नहीं जाएगा, पढ़ने की वो ललकता नहीं बच जाएगी। उम्र होने के बाद 35 साल, जो आदमी 25 साल की उम्र में कर पाता है, जितनी तेज़ दौड़ पाता है, 30 साल में नहीं दौड़ेगा, 35 साल में और कम दौड़ेगा, 40 साल में और कम दौड़ेगा। तो वो उनके पास विषम परिस्थिति है उन बच्चों के पास। उसी तरह आज खोरठा सिलेबस से भी संबंधित जो छात्र हैं वो लोग भी गए थे JSSC कार्यालय, उनके पास भी वही परिस्थिति है। अभी तक JSSC ने कहा कि हमको स्पष्ट आदेश नहीं आया है कि संशोधित जो सिलेबस है इसी में लागू करना चाहिए, इसलिए हमने फिर वापस भेज दिया। तो कोई इसमें एक्टिव होता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन या सत्ता एक्टिव नहीं हो रही है बच्चों के प्रति। आप उनकी मेहनत या उनका आप रोना शायद सत्ता या शासन के कानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिन्होंने अपना कितने नींदें गंवाई, बच्चे बेल लगाकर उठ के पढ़ रहे थे, दिन रात पढ़ रहे हैं। आप समझिए ऐसा माहौल आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ग्राउंड में बाकी लोग खेल रहे हैं अगर कम उम्र के, और ये बच्चे किताब लेकर बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि RS अग्रवाल पढ़े कि नहीं पढ़े, फलना चीज़ पढ़े कि नहीं पढ़े। आप समझ सकते हैं कितना इंटरेस्ट है उन बच्चों को, सिर्फ इसलिए कि उनको एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए। उनकी माली स्थिति बहुत खराब है। उन बच्चों को आपको देखकर लग सकता है, और वो कह रहे हैं कि हम खतियान भी दिखाने को तैयार हैं। हम अपना पुराना सरकार का जो फैसला है 17 से लेके 22 5 साल, ये बहुत बड़ा होता है। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये छल हो गया। आज मतलब उनके पास शब्द नहीं है, सिर्फ उनके अंदर चीख है। अगर आपको सुनाई देती है तो ठीक है, वरना जैसे 6 रद्द हुए वो लोग, पर 6 जो रद्द हुए थे वो लोग एग्जाम नहीं दिए थे। ये भी सोचिए, ये लोग सब कुछ आस में है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब ये लोग बस चाह रहे थे कि ज्वाइनिंग लेटर मिले, और हर बार आश्वासन मिला था, सभी मंत्रियों से मिला था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जब आज ये फैसला आ गया तो अब वो लोग बहुत निराश हैं। और खोरठा वाले लोग तो खैर
उनको भी डोलड्रम में रखा जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा है। कितने बच्चे कह रहे हैं कि नहीं अब हम आत्महत्या करेंगे, मेरे पास उपाय नहीं है, मेरी उम्र निकल गई है, मेरा नौकरी नहीं होगा तो मेरा घर नहीं चलेगा, हम मांग के भी घर नहीं। एक सवाल है, जिस तरह से 6 नियुक्तियां पहले रद्द की गई, जेटेट का एक मसला है, 2016 में वो परीक्षाएं पास कर गए, अब सरकार ये कह रही कि हम दोबारा एक परीक्षा और लेंगे, जबकि प्रावधान यही है कि एक परीक्षा पे आगे उनको उस पे काउंसलिंग हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और इसके अलावा आपको नहीं लगता कि ये सरकारों के बीच ईगो क्लैशेस का मसला, एक विरासत जो है कि हमने दिया, आप रोजगार का मसला लेके आते हैं सरकार में, आपका प्रमुख एजेंडा ही रहता है रोजगार, इसके बाद हजारों की संख्या में छात्र जो हैं सड़क पर बैठे, फिर आप कहते हैं कि युवा शक्ति से युवा झारखंड हम बनाएंगे, आपका युवा सड़कों पर है। युवाओं के पास अभी कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें नहीं करें। अब जेपीएससी अभ्यर्थियों से भी मैं मिला, वो लोग मैदान में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका मन आधा है कि पता नहीं क्या होगा यार, रिटर्न दे देंगे मेंस का तो कहीं इंटरव्यू से पहले कुछ मत हो जाए, फिर पैसा वाला का नहीं हो जाए। तो कई एक सवाल हैं छात्रों के मन में, बस एक है कि हल नहीं है। और जब वो अपनी समस्या लेकर या सवाल लेकर किसी के पास जाते हैं तो ना सत्ता सुन रही है, ना तंत्र सुन रहा है। हाँ, सुन कौन रहा है? मीडिया वाले। मीडिया वाले सॉल्यूशन नहीं दे सकते, मीडिया वाले बस उनकी बातों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनकी समस्या का जो हल कर सकते हैं वो शायद संजीदा नहीं है। अब तो यही कहना पड़ेगा कि सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, उन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रही है सरकार, की बताइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, मुख्यमंत्री जी से जाके बोलिए, वो बोलेंगे हम लोग उनका पैर पकड़ लेंगे, ये नियम संबद्ध नहीं है, ये हमारे साथ धोखा हो जाएगा। जब आयोग ने कह दिया है कि आप रिजल्ट निकाल सकते हैं तो भी नहीं निकाले, आप फार्मूला कह रहे थे हमेशा हो जाएगा और आज ऐसा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अब कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन आप उस परिस्थिति या उस मनोस्थिति को समझिए कि किसी के घर में मतलब किसानी हो रही है, कैसे भी 5 भाइयों में से 2 भाई अगर पढ़ने में थोड़ा ठीक हैं तो उनको अपने गांव से रांची भेज दिया गया कि भाई आप पढ़िए। एक बच्चे पे 6,000 खर्च हो रहे हैं, 12,000 एक किसान हमारे गांव का, वो भी वैसा जहां पे अच्छी खेती नहीं होती हो, नहर की सुविधा नहीं हो, इन सारी जो उसको सिंचाई योजना नहीं हो, बारिश के भरोसे रहने वाला किसान 12,000 रुपये महीने देकर कैसे पढ़ा। मान लीजिए वो परिवार खूब संघर्ष करके अपने 2 बच्चों को पढ़ाता है कि ये जिस दिन सफल होंगे हमारा परिवार वहाँ से उठ खड़ा होगा और अच्छी जीवन आएगा, और 5 साल बाद लगे या 12 साल से जो पढ़ रहे हैं उनको लगे कि अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ। तो आप समझ सकते हैं कि वो स्थिति जो है वो कहाँ ले जाएगी बच्चों को। जी कह सकते हैं झारखंड का भविष्य अंधकार में आप देख सकते हैं। लगातार कई नियुक्तियां जो है रद्द की गई है, और अब फिर ताज़ा अपडेट जो है पांडे जी के पास यही था कि पंचायत सचिव का भी जो अब यही कह सकते हैं कि लगभग फाइनल है कि उसे भी निरस्त कर दिया गया है। 5 साल एक लंबा ड्यूरेशन होता है किसी भी परीक्षा को देने के बाद उसका इंतज़ार करना ज्वाइनिंग के लिए, और अब एक छात्रों में इसे लेकर कहीं ना कहीं विरोध भी इसका होगा, और लोग बहुत बड़ा टाइम होता है 5 साल, और उसके बाद ऐसी खबर आना कि आपकी जो आवेदन थे उसे निरस्त कर दिया गया है। अब हमारे साथ पंचायत सचिव से जुड़े मामलों के लिए पांडे जी जुड़े थे, हम आगे की खबरों पर बढ़ते हैं सुरेश ठाकुर के साथ। और भी कई आज खबरें हुई है। वैसे मैंने और शनि सारद ने 4-5 दिन पहले जब एक लाइव किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में जो है बयानबाजियों पर खबरें बनती है, लेकिन झारखंड में भी अब बनने लगी है जब से इरफान अंसारी और भानु प्रताप शाही जैसे विधायक जो हैं उभर कर सामने आए हैं। इरफान अंसारी लगातार अपने बयानबाजियों के लिए सुर्खियों में रहते ही हैं, और आज फिर उन्होंने एक बयान दिया है मंदिर को लेकर, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं जिस चीज़ को छू देता हूँ सोना हो जाता है, मैं डॉक्टर हूँ। ये क्या मामला था? ये इंटरेस्टिंग खबर है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि, और चूंकि इरफान अंसारी से जुड़ा हुआ है इसलिए सोचा कि इसे उठाते हैं। ये क्या मामला है? क्या मंदिर की आधारशिला रखी जा रही थी और वहाँ उन्होंने इस तरह का बयानबाजी किया? फिर
देखिए, आज हमें एक वीडियो मिला और वीडियो एक मंदिर की आधारशिला रखे जाने का है। शिव मंदिर की आधारशिला रखी जा रही थी जामताड़ा के दुलाडीह में। और चूंकि स्थानीय विधायक हैं, जामताड़ा से विधायक हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, तो उनको वहाँ की आधारशिला रखने के लिए बुलाया गया था। विधिवत पूजा अर्चना हुई, वहाँ पर बाकायदा भोलेनाथ के नारे लगे और इसके बाद आधारशिला जो है इरफान अंसारी ने रखी। यहाँ पर उन्होंने बयान ये दिया, पहली बात तो उन्होंने जो अच्छी बात कही कि जो गंगा जमनी तहजीब है उसका आपने मिसाल पेश की है और मेरे हाथों से आप लोग करा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते मेरा हाथ इतना शुभ है कि मैं जिस भी चीज़ को छूता हूँ वो सोना बन जाता है। आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों में अगर झारखंड में अजीब शब्द किसी चीज़ के साथ जुड़ा है तो वो इरफान अंसारी होते हैं, चाहे वो उनकी बयान हो या उनकी गतिविधि हो, उनकी हरकत हो। हाल फिलहाल ही वो कंगना रनौत को लेकर बयान देकर सुर्खियों में रहे हैं। इसके अलावा हाल में उन्होंने एक बयान दिया और इसके बाद मीडिया में एक एक्सप्लेनर चलाना पड़ा और इस बात की पुष्टि करनी पड़ी, हमने भी की स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात करके, कि उन्होंने कह दिया था कि जो मास्क अगर बहुत देर तक लगाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बनता है और ये नुकसानदायक है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के चिकित्सा अधिकारी और एम्स के निदेशक, इसके अलावा ICMR के निदेशक आपको ये कहते हैं कि कोरोना से बचाव का एकमात्र तरीका मास्क है और ऐसे में एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ऐसा बयान देता है तो है। खैर, आते हैं मंदिर को लेकर कि उन्होंने ये कहा कि जो मंदिर अब बनने वाला है वो ऐतिहासिक होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है और ये सच भी है, ये तथ्यात्मक है कि उन्होंने अपनी निधि से जामताड़ा में कई मंदिरों का निर्माण पहले भी करवाया है और वो जनता के बीच जो तस्वीरें वीडियो आता है उससे ऐसे लगता है कि वो किसी भी धर्म जाति समुदाय से हों, उनके बीच वो लोकप्रिय हैं। और चाहे वो मीडिया में ट्विटर वॉर हो, चाहे ट्विटर वॉर उनका बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही से हो या सांसद निशिकांत दुबे के साथ हो या CP सिंह के साथ विधानसभा के बाहर जो है वो क्या कहें गपबाजी जो मीडिया के सामने होती है, तीन चीज़ों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। मधुपुर उपचुनाव का एक रानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मधुपुर उपचुनाव के समय वो बैद्यनाथ मंदिर में गए थे, गर्भगृह के अंदर वो गए, वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग को बाकायदा छूकर पूजा की। इसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। हालांकि वो यही कहते रहते हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मैं भेदभाव नहीं करता और जो गंगा जमनी तहजीब जो पूर्वजों से चली आ रही है हमारी, मैं उसका पालन करता हूँ। हालांकि ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कहा है इस बार फिर एक अजीबोगरीब जो बयान दिया है कि सुना हो जाता है कि बतौर डॉक्टर, मतलब ये है कि बतौर डॉक्टर मेरा हाथ बहुत शुभ है और मैं जिस चीज को छूता हूँ सोना हो जाता है। अब देखना होगा कि इस पे जो उनके विपक्षी हैं, उनके विरोधी हैं, वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि जब भी इरफान अंसारी कुछ भी कहते हैं वो सुर्खियां बनती हैं, चाहे वो मीडिया हो मेनस्ट्रीम या फिर सोशल मीडिया हो या सियासी गलियारा। जी अच्छा, और जो भी लाइव सेशन के दौरान आप सवाल करते हैं हम उनका लास्ट में जवाब देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। कुछ खबरें हैं, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी का जवाब देंगे। आप अपने क्वेश्चंस रखा करें लाइव सेशन के दौरान। अब याद होगा आपको कि कुछ दिनों पहले ADJ उत्तम आनंद की क्या उसे इरादतन हत्या कह सकते हैं की गई थी, ऑटो ने जब उन्हें मार दिया था। इस पर पिछली सुनवाई जब हुई थी तो CBI ने कहा था कि मोबाइल चोरी के लिए ये इस घटना को अंजाम दिया गया। फिर आज इस पर सुनवाई हुई तो नारकोटिक टेस्ट हुआ और कुछ हुआ, तो उस बाद पता चला कि अपराधियों ने कहा है कि उन्हें पता था कि जज के हाथ में मोबाइल नहीं रुमाल था। इस मामले को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बार बार CBI के बयान चेंज हो रहे हैं जिस पर कोर्ट जो है वो लगातार CBI को ही फटकार लगा रही है कि आप अपराधियों को बचाने की प्रयास कर रहे हैं या इस तरह की चीज़। देखिए, एक राष्ट्रीय एजेंसी है CBI जांच की, और कोई भी बड़ा मसला होता है तो हमेशा CBI जांच की मांग की जाती है। और इसको भी पहले 28 जुलाई 2021 का ये मामला है, जब मॉर्निंग वॉक पर जाते समय जिला जज उत्तम आनंद की एक ऑटो ने एक टक्कर मार दी थी और जो CCTV फुटेज घटना का आया था उससे स्पष्ट था कि जो टक्कर है उन्हें जानबूझकर मारी गई, क्योंकि ऑटो मुड़ता है जाकर उन्हें किनारे से टक्कर मारता है। उनका इसमें निधन हो गया।
पहले झारखंड पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान ले लिया, हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान ले लिया, ये राष्ट्रीय मीडिया की जब सुर्खियों में आ गया, तो कानून व्यवस्था पर जब सवाल उठे तो राज्य सरकार ने इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा की और जांच सीबीआई को सौंप दिया गया। पिछले 3-4 महीने की जो सीबीआई की जांच है वो बहुत अस्पष्ट है। सबसे पहले बात तो उन्होंने जांच के बाद मामला दर्ज किया धारा 302 के तहत। तो धारा 302 के तहत यही है कि मतलब हत्या की गई है उनकी, अब स्पष्ट है, सीबीआई ये मानती है कि हत्या की गई। लेकिन कोर्ट का ये कहना है, जो चीफ जस्टिस रवि रंजन, उन्होंने बार बार ये सवाल पूछा है कि आपने हत्या के तहत मामला तो दर्ज किया है, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि मोटिव क्या था। हत्या की गई है तो कोई मोटिव होगा, क्योंकि उन्होंने जो केस लिस्ट है जिसकी सुनवाई एडीजे कर रहे थे, उसमें से अवैध कोयला खनन का मामला है, रंगदारी का मामला है, कई रेप केसेस हैं और वो हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ थे। तो वो मोटिव नहीं साबित कर पाया। जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें जो सीबीआई ने ये कहा कि हमें ये लगता है कि मोबाइल लूटने के इरादे से उनको टक्कर मारा गया, कि मोबाइल लूटने की कोशिश की जा रही थी और टक्कर मारकर वो भाग जाते हैं। उस समय हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि ये बहुत हास्यास्पद है कि आप मामला दर्ज करते हैं हत्या की धारा में और आप ये कहते हैं कि मोबाइल लूटने के इरादे से, जबकि हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है, उसमें स्पष्ट है कि उनको जानबूझकर टक्कर मारी गई, टक्कर मारने के इरादे से ही ऑटो मोड़ा गया। अब जो सीबीआई आज शुक्रवार को फिर जो सुनवाई हुई, उसमें सीबीआई ने जो भी जांच की है उसके आधार पर जो एडिशनल सॉलिसिटर हैं एसवी राजू, उन्होंने दलील दी कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जो नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुई है आरोपियों की, अमन वर्मा और राहुल वर्मा के खिलाफ, तो उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने नार्को टेस्ट में ये बताया कि उन्हें अच्छे से पता था कि जिन्हें वो टक्कर मार रहे हैं वो जज हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर जज को जानते थे। उन्हें ये भी पता था कि उनके हाथ में मोबाइल नहीं है, रुमाल है। तो सीबीआई ने जब ये दलील दी तो फिर हाई कोर्ट ने यही टिप्पणी की है कि अब भी आपकी जांच स्पष्ट नहीं है, आप मोटिव पता नहीं कर पा रहे हैं। तो सीबीआई की तरफ से फिर ये कहा गया कि हमने नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की है और उससे कुछ स्पष्ट निकल कर नहीं आ रहा है जिसके आधार पर हम मेंशन कर सकें कि हत्या का मोटिव क्या था। हमने और कुछ टेस्ट किए हैं, उसकी रिपोर्ट आएगी, इसके बाद हम करेंगे। अब देखें कि इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि आप जितना लेट करेंगे मामला उतना ज़्यादा गहराता जाएगा, रहस्य उतना ज़्यादा गहराता जाएगा, तथ्य आपको उतने ज़्यादा इकट्ठा करने पड़ेंगे। और आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा केस लंबा खींचता है उसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना ज़्यादा हो जाती है, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कई बार देखा गया है कई मामलों में कि गवाहों की मौत हो गई या फिर वो कहीं चले गए या बाद में बयान से मुकर गए, ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसे में एक जज न्यायाधीश की हत्या खुलेआम कर दी जाती है और उसका एक मोटिव पता नहीं चल पाना, उसमें जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, उस तक नहीं पहुंच पाना, इस सीबीआई की भी कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है। जी, और अब इस मामले में 28 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है, उसके बाद ही फिर सीबीआई हो सकता है कोई नया अपना तर्क रखे और उस पर कोर्ट क्या कहती है ये देखना होगा 28 जनवरी के बाद ही। जज उत्तम आनंद मामले में आज नेशनल की खबरें अगर देखें तो एक बड़ी बात ये हुई है कि अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट में पिछले 50 सालों से जल रही थी, उसे आज बुझा दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है लगाई जाएगी। इसे कैसे देखते हैं सूरज, क्योंकि 50 सालों से एक जोत जो जल रही थी लगातार, उसे बुझा दिया जाना, दूसरी जगह शायद शिफ्ट किया जाना, और वहाँ पे अब सुभाष चंद्र बोस की किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मैटर? देखिए, एक बड़ी पहले जब जो केंद्र सरकार का पक्ष है उसकी तरफ से अगर हम बात करें तो अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट के बीचों बीच जो जला करती थी, वो जितने भी शहीद हुए हैं भारत के सैनिक, उनकी याद में वो जलती थी और अनवरत जलती रहती थी, उसे कभी भी बुझाया नहीं जाता था, वो गैस की मदद से उसे जलाया जाता था। और ये जैसा कि आपने बताया कि पिछले 5 दशकों से वो लगातार जल रहा था। पहले हम बता दें तो आज ये फैसला आया कि उसको बुझा दिया जाएगा हमेशा के लिए, वो वहाँ नहीं जलेगी। अब उसे जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है, नेशनल वॉर मेमोरियल जो बना है दिल्ली में नया, वहाँ पर जलाया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। वहाँ भी ज्योति जल रही थी,
तो उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री ने 25 फरवरी 2019 को किया था। सेना का जो बयान आज आया है उसमें सेना का कहना है कि आज तक भारत के जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उन सब का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में अंकित है, और वहाँ पर जो है सेना के जो परिवार के लोग हैं, जो शहीद जवानों के परिवार के लोग हैं, वो लोग लगातार विजिट करने आते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए कि अब जो अमर जवान ज्योति है वो वहाँ जलेगी। लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि जो प्राचीन जो विरासत है, पुरानी विरासत है, उसे मिटा देने की साजिश है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार का ये तर्क है कि नेशनल वॉर मेमोरियल में भी वो ज्योति जल रही थी और इसके अलावा वहाँ पर क्या कहते हैं इंडिया गेट में भी जल रही थी। तो दोनों जगह उसे कंटिन्यू रखना रखरखाव के दृष्टिकोण से और खर्च के दृष्टिकोण से हमारे लिए मुश्किल था, खर्चीला हो रहा था। तो उसे सुविधाजनक बनाने के लिए हमने उसे एक जगह पर करने का फैसला किया। अब जहाँ तक विरासत की बात क्यों कही जा रही है, मैं बता दूं कि इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति जलती थी, पहले तो इंडिया गेट का इतिहास जान लीजिए कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जब भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो वहाँ पर जो इंडिया गेट का निर्माण है वो प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे वो जब प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने गए और जो लोग शहीद हो गए, जो सैनिक शहीद हो गए, उनकी याद में वो इंडिया गेट बनाया गया था। और जो लोग भी इंडिया गेट गए होंगे, करीब से जानते होंगे, तो उसके प्रत्येक ईंट जो है उसमें उन सैनिकों का नाम लिखा गया था। तो उसकी याद में वो बनाया गया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ। उस समय प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तो वो जो युद्ध था वो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय क्या हुआ कि जब युद्ध खत्म हुआ उसमें भारत की जीत हुई, और आप जानते हैं कि 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आप जानते हैं कि जब भारत का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जो आज का बांग्लादेश है, जो बांग्ला भाषी मुसलमान हैं, वो बहुल इलाका जो था वो पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता था, और जो आज का पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के एक नए मुल्क के रूप में सामने आया, जिसके नाम दिया गया बांग्लादेश। तो उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में, उनकी याद में वो अमर जवान ज्योति बनाई गई थी। और 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, और तब से अमर जवान ज्योति वहां पर लगातार जल रही थी, जिसे अब मतलब अब बुझा दिया गया अस्थायी तौर पर। अब वो नेशनल वॉर मेमोरियल में, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी, उन्होंने ये कहा कि ये केवल और केवल विरासत मिटाने की कोशिश है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी दिल्ली में इंडिया गेट और राजपथ के बीच की जो जगह है जहां संसद भवन वगैरह भी है, वो जो पूरा जिसे साउथ दिल्ली कहते हैं, वहां पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बन रहा है, नया प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, और जितने भी मंत्रालय हैं, जितने विभाग हैं केंद्र के, उनकी बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो वो भी एक तरह से इनका कहना है कि अब उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, लगभग 250-300 साल उनको बने हो गए हैं। तो अब ज़रूरत थी कि भारत की अपनी पहचान की एक कोई चीज़ हो, और इसलिए वो संसद भवन बनाया जा रहा है। तो उस पर भी राहुल गांधी ने कहा कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो जो मौजूदा बीजेपी सरकार है वो केवल और केवल इसको विरासत को, एक नई विरासत खड़ा करने की कोशिश है कि जो भी हुआ इस देश में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो पुराना जो 70 साल का इतिहास है वो मिटाने की कोशिश है, उनका ये तर्क है। तो अब ये है कि वहाँ पर जो अमर जवान ज्योति का आपने देखा होगा कि ज्योति जलती थी और बीच में वहाँ पर एक राइफल रखा होता था, और उसके ऊपर सैनिक टोपी रखी होती थी जो शहीद जवानों का प्रतीक होता है। तो अब वहाँ पर प्रधानमंत्री ने आज 2 ट्वीट किए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, और उन्होंने ये घोषणा की है कि वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनकी एक भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। वो प्रतिमा अभी बन रही है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक वो प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती, वहां पर एक होलोग्राम मतलब एक प्रतीकात्मक मूर्ति लगाई जाएगी तब तक के लिए, जब तक बन नहीं जाती। और होलोग्राम प्रतिमा का जो उद्घाटन होगा वो होगा अब 23 जनवरी को, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है बर्थ एनिवर्सरी है, उनकी उस दिन जयंती है। तो और आप ये भी जान जाएंगे, आपको ये भी बता दूं कि जो गणतंत्र दिवस का परेड होता है राजपथ पर, उसकी तैयारी जो है, समारोह की एक तरह से ऑफिशियल शुरुआत आमतौर पर 24 जनवरी से होती थी उस दिन, लेकिन इस बार 23 से ही शुरू कर दिया जाएगा।
जी, तो अमरज्योति जवान को इंडिया गेट से बुझा दिया गया है और उसे शिफ्ट कर दिया गया है युद्ध स्मारक के पास। और अभी की सबसे बड़ी खबर आपने पांडे जी के थ्रू जान लिया कि पंचायत सचिव का जो नियुक्ति था उसे निरस्त कर दिया गया है। लगभग इसे तय ही मानिए 5 साल के इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है क्या जी। और इसे अब इसके साथ ही कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जेपीएससी का एग्ज़ाम जो है रद्द क्यों नहीं, कुछ दिन के लिए स्थगित क्यों नहीं हो रहा है। तो 25 तारीख को जेपीएससी मामले में जो है फैसला आना है और उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। हो सकता है पोस्टपोन हो भी, हो सकता है ना भी हो 28 तारीख को कि अब चूँकि मान लिया गया है कि एग्ज़ाम होना है तो आप अपनी तैयारी करते रहें। अगर पोस्टपोन हो जाता है तो बेहतर, क्योंकि कोरोना को लेकर आप सभी बहुत कंसर्न दिख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है, कुछ अभ्यर्थी कोविड पॉजिटिव भी हैं, इसलिए एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए। फिलहाल जी, जिनका भी क्वेश्चन है वही है कि पोस्टपोन होना चाहिए जेपीएससी का एग्ज़ाम। तो 25 तारीख का आप इंतज़ार करिए, हो सकता है इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जाए जेपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए फॉलोअप के साथ बने रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।